एक हंसता खेलता हुआ ऐसा परिवार जहां एक के बाद एक, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, बल्कि छह मौतें हो जाती हैं कुछ ही अंतराल में। लेकिन कातिल तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, शुरुआती दौर में नामुमकिन था और पुलिस भी इन मौतों को आम मौत समझकर ज्यादा ध्यान देती नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब पुलिस के हाथों लगता है एक बड़ा सुराग और झट से पुलिस मुजरिम तक पहुंच जाती है। और आज का केस है साइनाइड जॉली यानी जॉली जोसेफ पर। Details emerging in the Kerala cyanide murders. 6 mysterious deaths over 14 years. Attempt to kill her second husband Shaju. यह कहानी है पुन्नमत्तन परिवार की। यह परिवार उस गांव का बहुत ही खुशहाल, बेहतरीन, सुख संपन्न परिवार था। यह परिवार रहता था केरला के कोझिकोडे के एक गांव में जिसका नाम था कूड़ाथाई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जिंदगी बेहतरीन चल रही थी। इस परिवार के मुखिया का नाम था टॉम थॉमस और उनकी पत्नी का नाम था अन्नम्मा थॉमस और ये इनके दो बेटों के साथ रहते थे जिनका नाम था रॉय थॉमस और रोजो थॉमस। 1997 में दोस्तों घर के बड़े बेटे यानी कि रॉय थॉमस की बहुत ही धूमधाम से शादी कराई जाती है और लड़की का नाम होता है जॉली अम्मा जोसेफ। दोनों की शादी हो जाती है, बड़ी खुशहाली के साथ में ये अपना नए जीवन की शुरुआत करते हैं। जॉली भी बड़ी रिस्पॉन्सिव, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में घर की सारी जिम्मेदारियां, घर के सारे कामकाज अपने सिर पर ले लेती है और परिवार वालों को भी बहुत खुश रखती है। जॉली काफ़ी रिलीजियस भी होती है, अक्सर चर्च जाती है, पूजा पाठ भी करती है और हमेशा खुश रहती है और लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करती है। और इसी बीच जॉली कुछ वक्त के बाद परिवार वालों को एक खुशखबरी देती है कि उसकी नौकरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट में एज अ टीचर लग गई है। अब आप ही सोचिए कि जब इतना सुखी, समृद्धि वाला, खुशहाल परिवार हो तो उस पर किसकी नजर लग सकती है। वक्त अब तक तो यूं ही सुख और समृद्धि के साथ गुजर रहा था, लेकिन फिर आता है सन 2002। जॉली की मदर इन लॉ यानी अन्नम्मा थॉमस, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर कुछ दिनों तक उनका इलाज चलता है। खुशखबरी की बात यह है कि वो ठीक हो जाती हैं, घर वापस आ जाती हैं। लेकिन उसके 2 महीने बाद फिर से 22 अगस्त 2002 को उनकी अचानक से तबीयत फिर से खराब होती है और इस बार अस्पताल ले जाने के पहले ही उनकी दुखांत मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, माना कि अन्नम्मा थॉमस की उम्र हो चली थी, लेकिन उनकी उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं हुई थी कि वो अचानक से मर जाए। डॉक्टर्स आते हैं और डॉक्टर सुझाव देते हैं कि इनका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए जिससे मौत की वजह साफ हो सके। लेकिन नहीं, जॉली और उनके परिवार वाले ये कहते हैं कि ये तो हार्ट अटैक से मौत हुई है और ये एक नेचुरल मौत है। और इसके चलते जॉली को मिलाकर पूरा परिवार डॉक्टर से कह देता है कि हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना है और उनका नेचुरल तरीके से, जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है वैसे कर दिया जाता है बिना पोस्टमार्टम किए। इसी के साथ साथ कहते हैं ना कि वक्त सारे घावों को भर देता है। वक्त गुजर जाता है, लोग इस बात को भूलने लगते हैं और फिर से अपनी संपन्न जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं यानी बिजी हो जाते हैं। इसके कुछ सालों के बाद दोस्तों आता है 26 अगस्त 2008। परिवार के एक और मुखिया की मृत्यु यानी अन्नम्मा थॉमस के हस्बैंड टॉम थॉमस यानी जॉली के ससुर जी, इनकी भी अचानक से मौत होती है और जॉली इसको भी बताती है कि ये हार्ट अटैक है और पूरा परिवार भी इत्तेफाक से इसकी इस बात को मान लेता है और इसे एक नेचुरल डेथ की तरह ट्रीट किया जाता है। और इस बार भी वही गलती करता है जो माताश्री के देहांत के वक्त की गई थी, यानी कि अन्नम्मा थॉमस के वक्त भी उन्होंने डॉक्टर्स को मना कर दिया था कि हमें कोई पोस्टमार्टम नहीं कराना है। इनको भी इसी तरीके से दफना दिया जाता है। अब चूंकि माँ और बाप दोनों का देहांत हो जाता है तो दोनों भाइयों में एक जंग से छिड़ जाती है प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर। इसके बाद क्या था, जॉली के कहने पर दोनों का बंटवारा कर दिया जाता है। फिर से इस मृत्यु को भी परिवार वाले भूलने लगते हैं और समय के साथ एक बार फिर से एक सामान्य जिंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, 2008 को गए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, सिर्फ 2 से 3 साल ही
हुए थे, परिवार उस जख्म से भी उभर ही रहा था, संपन्न जीवन जीने की कोशिश कर ही रहा था कि फिर आता है 9 सितंबर 2011 का। यह दिन इनकी जिंदगी में एक काला दिन साबित होने वाला था, क्योंकि एक और अहम व्यक्ति की मृत्यु आज होना लिखी थी। जी हां, यह अहम व्यक्ति था जॉली का पति यानी रॉय थॉमस। इनकी डेड बॉडी इसी दिन बाथरूम में पाई जाती है और पिछली मौतों की तरह परिवार इस बार पोस्टमार्टम के बिना दफन नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि इस बार पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि परिवार को कहीं ना कहीं एक शक की बू आ गई थी कि इसके पीछे हो ना हो कोई गहरी साजिश नजर आती है। लेकिन आप जानते हैं इसके बाद क्या होता है? जॉली यानी परिवार की बहू बाकी परिवार वालों के खिलाफ खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, ये तो एक नेचुरल मौत का मामला है, इसमें पोस्टमार्टम कराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने मां का और बाबूजी दोनों का पोस्टमार्टम नहीं कराया था, तो इनका पोस्टमार्टम कराने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी परिवार वाले जॉली को बिना बताए चोरी छुपे ही डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाते हैं और उसके बाद में एक सच जैसे सामने आ जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें लिखा होता है कि डेड बॉडी को भारी मात्रा में साइनाइड यानी कि जहर दिया गया था और उसके अंश बॉडी में पाए गए। दोस्तों, अगर आप साइनाइड या साइनाइड किलिंग के बारे में नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो यहां पर एक आई बटन दिख रहा होगा, आप उसको टैप कर सकते हैं और उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरा साइनाइड किलिंग के बारे में है। चलिए इसी केस पर वापस आते हैं। डॉक्टर्स पोस्टमार्टम के बाद में ये साफ कर देते हैं कि ये मृत्यु एक नेचुरल मौत नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। इस पर जॉली सामने आती है और कहती है कि मैंने ये बात आपसे छुपाई थी। दरअसल मेरे पति आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, जिसके चलते वो बहुत परेशान रहते थे और इस वजह से उन्होंने साइनाइड यानी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। दिन 24 फरवरी सन 2014। मरने वाले का नाम मैथ्यू मंजादड़िया है। ये कोई और नहीं बल्कि अन्नमा थॉमस का भाई था। अन्नमा थॉमस, जिनकी इस केस में पहली मृत्यु हो जाती है और इस चौथी मौत के कुछ ही दिनों के बाद में एक और बच्ची जिसकी उम्र महज 2 साल की थी, उसका नाम था सरखरियास। इसकी भी अचानक से मौत हो जाती और इसी के ठीक बाद 11 जनवरी 2016 को सरखरियास की मां यानी सिली सरखरियास की भी अचानक से मौत हो जाती है। और इस बीच बैक टू बैक जब ये मौतें होती है तो लोग भी सत्ते में आ जाते हैं और पुलिस के पास भी इसका कोई खास वजह नहीं होती, ना परिवार वालों को कुछ समझ में आता है और आस पड़ोसी ये मान बैठते हैं कि कहीं ना कहीं इस घर में किसी प्रेत आत्मा का साया है, जिसके चलते एक के बाद एक ये मौतें होती चली जा रही है और इनका सिलसिला रुक नहीं रहा। दोस्तों, अब तक परिवार में कुल 6 मौतें हो चुकी थी। सिली सरखरियास की मौत के बाद जॉली उसके पति यानी शाजू थॉमस से 2016 में ही शादी कर लेती है। जाहिर सी बात है कि अभी अभी मौत हुई है घर में, परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन जॉली किसी की कहां सुनने वाली थी। वो सबके खिलाफ जा करके शाजू थॉमस से शादी रचा लेती है। इसके बाद कुछ वक्त निकलता है और घर वाले इस बात में बिलीव करते हैं कि कोई काली शक्ति है जिसकी वजह से एक के बाद एक लोगों की मौत होती चली जा रही है और इसके पीछे कोई कारण परिवार वालों को पता भी नहीं था और ना ही पुलिस के पास कोई सुराग था। लेकिन घर का एक फर्द यानी कि एक पर्सन ऐसा था जिसने हर बार पुलिस को इन्फॉर्म किया था मौत होने के बाद, और वो था घर का बेटा रोजो थॉमस यानी रॉय थॉमस का भाई। उसे कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन नहीं था कि घर की मौतों के पीछे कोई काली शक्ति नहीं बल्कि कोई ना कोई साजिश जरूर है। इसके लिए रोजो थॉमस एक बार फिर से पुलिस के सामने जाकर हाथ जोड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज इस केस को रीओपन करें, इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि मुझे पूरा शक है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक गहरी साजिश की बू आती है। पहले तो पुलिस इतना ध्यान नहीं देती है और इस केस को एक नॉर्मल केस की तरह ट्रीट करती है, लेकिन फिर रोजो थॉमस पुलिस के सामने एक ऐसा सुराग, एक ऐसा एविडेंस पेश करते हैं जिसके चलते पुलिस भी मजबूर हो जाती है और अपनी जी जान लगा देती है कातिल तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने शुरुआत में बताया था कि जॉली अपने परिवार को शादी के बाद एक खुशखबरी देती है
और उस खुशखबरी के चलते ये बताती है कि उसकी नौकरी एज अ टीचर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट में लग गई है। लेकिन जब रॉजर थॉमस इस बात की तहकीकात करता है और उस इंस्टीट्यूट में जाके पता करता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि जॉली नाम की कोई टीचर यहां पे है ही नहीं, यानी कि वो बात झूठी थी। और दूसरी बात जो पुलिस को वो बताता है कि हर एक परिवार की सदस्य अचानक से हो रही थी और जब जब परिवार की मौत हुई है कहीं ना कहीं जॉली उनके आसपास मौजूद थी। और शुरुआती दौर में पोस्टमार्टम को मना करने में भी सबसे पहला कदम जॉली नहीं उठाया था। खैर, आपकी और हमारी तरह पुलिस की भी शक की सुई घूमती है जॉली की तरफ। फिलहाल पुलिस एक सख्त कदम उठाती है क्योंकि पुलिस को और ज्यादा श्योर होना था। पुलिस सारी की सारी दफनी हुई लाशों को कब्रिस्तान से फिर से खोद कर निकालती है और इसी दौरान पुलिस अरेस्ट कर लेती है जिस पर आपका और हमारा भी शक था, जॉली को। शुरुआती दौर में जॉली साफ मना कर देती है कि इसमें उसका कोई हाथ है ही नहीं, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, महिला पुलिस द्वारा उसे जब मारा और पीटा जाता है, तब वो सब कुछ साफ साफ उगलने को मजबूर हो जाती है। जॉली जोसेफ ने एक के बाद एक अपने गुनाहों को कबूल करना शुरू किया। सबसे पहले बात करते हैं अन्नम्मा थॉमस की मृत्यु के बारे में। जब जॉली से पूछा गया कि आखिर तुमने इन्हें क्यों मारा, तो जॉली ने कहा कि मैंने उन्हें सबसे पहले 2002 में मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो किसी कारणवश बच गई थी। उसके बाद में मैंने दूसरी तरकीब लगाई और इस बार मैंने उन्हें खाने में साइनाइड यानी जहर मिला के दिया और इस बार मैं कामयाब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। और वजह के बारे में पूछने पर उसने बयान किया कि घर के सारे बड़े फैसले वो ही लिया करती थी और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। उसके बाद आते हैं अगली मौत पर, यानी कि जॉली के ससुर टॉम थॉमस के बारे में। जब इस मृत्यु के बारे में जॉली से पूछा गया तो उसने कहा कि 2008 में जब मेरे पति आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे तो उन्होंने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचकर कुछ पैसे इनको दे दिए और ये कहा कि आइंदा तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और प्रॉपर्टी में तुम्हें कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से मैंने अपने ससुर जी यानी टॉम थॉमस को भी जहर देकर मार दिया। और आगे चलकर इस महिला की भूख यहीं नहीं मिटी, क्योंकि इसे पैसा भी चाहिए था, परिवार में ओहदा भी चाहिए था। पैसे की लालच बढ़ती चली गई और इसके बाद में अगला रोड़ा जो इसके सामने था, इसके राह में था, वो था खुद इसका पति, जिसका नाम आपको पता है, रॉय थॉमस। इसने अपने ही पति को पैसे की लालच में आके मौत के घाट उतार दिया, ठीक वैसे ही तरीके से जैसे इसने अन्नम्मा थॉमस और टॉम थॉमस को मारा था, यानी कि साइनाइड जहर देकर। ऐसे करके एक के बाद एक इसने परिवार के 6 सदस्यों को इस 14 साल के पीरियड में मौत के घाट उतार दिया और इसके माथे पे एक छल तक नहीं आया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बड़े लोगों तक तो ठीक था, लेकिन इसने 2 साल की मासूम बच्ची को क्यों मार दिया? इसके पीछे एक और हैरान कर देने वाली चीज है, वो मैं बताता हूं आपको। दरअसल जॉली मन ही मन शाजू थॉमस को बहुत पसंद करती थी। इसकी वजह से सबसे पहले उसने अपने पति को मारा, पैसे की लालच में भी और दूसरी पसंद के चलते भी। उसके बाद चूंकि शाजू थॉमस शादीशुदा था, उसकी ये बच्ची थी 2 साल की, पहले उस बच्ची को मारा और उसके बाद में उसकी मां यानी शाजू थॉमस की बीवी को भी मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद में बेशर्मों की तरह 2016 में जिसके प्रति यह आकर्षित थी, शाजू थॉमस, उससे ब्याह भी रचा लिया। पूछताछ के दौरान जब इससे पूछा गया कि तुम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट में जॉब तो नहीं करती थी, तो फिर उसका बहाना लेकर तुम कहां जाती थी? तो इस पर जॉली ने जवाब दिया कि मैं काफ़ी धार्मिक हूँ, इसलिए मैं चर्च जाया करती थी, वहीं पे बैठा करती थी, वहीं अपना समय गुजारा करती थी और वहाँ के कामों में हाथ बटाया करती थी। खैर, आप सोच रहे होंगे एक धार्मिक व्यक्ति क्या इतना हैवान भी हो सकता है? तो देख लीजिए, हो सकता है। उसके बाद आता है 5 अक्टूबर 2019 का दिन। 47 वर्षीय जॉली जोसेफ को 6 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। पड़ताल में यह भी सामने आया कि जॉली अपने पास ही के सुनार एमएस मैथ्यू, जो कि इसका रिलेटिव था, उससे साइनाइड यानी जहर लिया करती थी।
1 जनवरी 2020 को पुलिस कोर्ट में लगभग 1800 पेजेस की एक बड़ी सी चार्जशीट फाइल करती है। उसके बाद में इस महिला को दोषी करार दिया जाता है और कोर्ट आदेश सुनाती है कि इसे जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाए। उसके बाद आता है 2021। ये बेशरम महिला अपनी अर्जी लगाती है कि इसे बेल पर बाहर कर दिया जाए और उसके बाद केरला हाई कोर्ट इसे मंजूरी भी दे देता है, लेकिन इसी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज किया जाता है और इसकी इस बेल की मंजूरी को नामंजूर यानी कि रद्द कर दिया जाता है और आज भी ये महिला जेल की सलाखों के पीछे है और फिलहाल इसकी बाहर आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दोस्तों, इस पूरे केस को सुनने के बाद में आपको क्या लगता है कि कैसी कैसी मानसिकता के लोग दुनिया में पाए जाते हैं? ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष, क्या इनको समाज में रहने का या जीने का हक होना चाहिए? कोई व्यक्ति जो अपने फेथ के इतने ज़्यादा करीब है, जो रोज़ाना चर्च जाया करती थी, ऐसी महिला साइनाइड के ज़रिए से मासूम लोगों की हत्या कर देगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोपैथ दिमाग चाहिए और वो इस महिला के पास था, जिसको लालच थी बस पैसों की, प्रॉपर्टी की, परिवार में एक ऊंचे ओहदे की, और ये सब चीज़ें इंसान को लालची बना देती है और लालच के साथ साथ इस औरत को कातिल बना दिया। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए कि आपके पास भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि बाहर से नॉर्मल दिखता हो लेकिन पीछे उसके अंदर एक शैतान छुपा हो। सतर्क रहिए। इस केस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आइए, हमसे बात कीजिए और अपने इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जुनैद, आपसे जल्द मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक अगली दिल दहलाने वाली केस के साथ। धन्यवाद।